चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर हमारे पास एक रिजर्वायर था। रिजर्वायर में जो वाटर स्टोर हो रहा था उसके पास बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है? स्टोर वाटर के पास नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। छत पे अगर टंकी रखी है उसमें पानी है तो इस ऊंचाई के कारण उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। और उस पानी को, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन के इनलेट तक ले आते थे और वहाँ पर एक नोजल लगाते थे ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी को नोजल किस में कन्वर्ट करता था? काइनेटिक एनर्जी में, जहाँ से हमें एक जेट मिलता था वाटर का, और वो जेट टरबाइन के वेन से टकराता था जिससे टरबाइन का रनर रोटेट करता था और उससे आपको साफ्ट पावर मिलती थी। क्लियर है? तो इस पूरे सिस्टम में हमने पहला लॉस फ्रिक्शन के रूप में देखा था कि पाइप के अंदर फ्रिक्शन लॉस होता है। बट कुछ लॉसेस ऐसे भी हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, और उन्हीं लॉसेस के बारे में हमें अभी जानना है। और उन लॉसेस के कारण हमें फिर से कुछ एफिशिएंसीज निकालनी पड़ती हैं, जिसमें एक है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दूसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी, और तीसरा है ओवरऑल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ध्यान रहे, हम हर उस जगह निकालते हैं जहां हमें लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। रियल में और आइडियल कंडीशन में कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहता है? अंतर रहता है। अब जरा इसको सोच करके देखिए, जो भी एनर्जी टरबाइन के इनलेट पे आई, इनलेट पर जेट मिला था आपको वाटर का नोजल की मदद से। अब जब ये जेट जाकर के वेंस के साथ टकराता है तो इनलेट पे जो वाटर आया उसके एनर्जी को वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करना था? इनलेट के पास जो भी एनर्जी आई वो फाइनली हमें किसके रूप में मिलती है? साफ्ट के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। क्योंकि वो पानी जाके वेंस से टकराता है तो वेंस किसके ऊपर लगा है? रोटर के ऊपर, रनर के ऊपर, सॉरी, रनर रोटेट करना शुरू करता है और रनर के सेंटर में क्या लगा हुआ है? साफ्ट लगा हुआ है। तो जब रनर रोटेट करता है तो साफ्ट भी क्या करता है? रोटेट करता है। अब जरा सोच के देखें, जितनी एनर्जी टरबाइन के इनलेट पे थी क्या वो सारी की सारी रनर में कन्वर्ट होती है? सारी की सारी रनर पे जाती है? कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं? लॉसेस हो जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि बकेट वेंस का शेप ऐसा रहता है कि 100% वाटर उसके साथ टकराती नहीं है, कुछ ना कुछ पानी स्प्लैश आउट हो जाता है। और सरफेस की स्मूथनेस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जब वाटर सरफेस से टकराता है तो सरफेस में भी तो फ्रिक्शन होगा। जिस सरफेस पे, वेंस का मतलब क्या है? प्लेट, मेटल की प्लेट। इस पे जब जाकर के वाटर का जेट टकराता है तो सरफेस की स्मूथनेस बहुत अच्छी नहीं होती है, वहां भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? लॉस होता है। तो हम ये देखते हैं कि टरबाइन के इनलेट पर कितनी एनर्जी अवेलेबल थी। अगर मैं आपको सिस्टम के साथ समझाऊं तो ये हमारा पेन स्टॉक हो गया, और पेन स्टॉक के आगे ये हमारा क्या लगा हुआ है? नोजल। अब यहां से ये जो जेट निकल रहा है, यहां पे जो पावर अवेलेबल है इस पावर को हम कहते हैं वाटर पावर। टरबाइन के इनलेट पर, ठीक ना, यहां पर आपका क्या था? वेंस था। ठीक है, और ये हमारा क्या है? साफ्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? रनर। ये हो गया अंदर साफ्ट, ठीक है। यहां पर जो भी एनर्जी वाटर के पास अवेलेबल थी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वाटर पावर, ठीक ना। यहां पर जो एनर्जी अवेलेबल थी उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाटर पावर। अब जब ये वाटर पावर, ये जेट इस वेंस के साथ टकराती है तो 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि जब ये जेट टकराएगी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। कहां पर? प्लेट पर, और उसमें भी क्या होगा? कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो जितना एनर्जी वाटर पावर यहां पे होता है वो सब के सब रनर के पास ट्रांसफर नहीं हो पाता है। जो भी एनर्जी यहां अवेलेबल रहेगी वो सब के सब रनर के पास ट्रांसफर नहीं होगी। अब रनर के पास ट्रांसफर की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सारे के सारे वेंस किससे कनेक्टेड हैं? रनर के साथ। तो जब ये इस पे फोर्स लगेगा तो घूमेगा कौन? रनर। तो
मान लो अगर ये 100 दे रहा है यहाँ पे, तो क्या 100 रनर के पास पहुंचेगा? नहीं, 99 या 98% पहुंचेगा, कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। तो इसके कारण एक एफिशिएंसी आ जाती है, और उस एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहते हैं। कि जो भी हमारा हाइड्रोलिक पावर यहाँ अवेलेबल था वो कंप्लीटली रनर पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखें, रनर पावर का मतलब है जिस पावर से ये रनर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये रनर रोटेट कर रहा है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? शाफ्ट, और इस शाफ्ट के चारों तरफ बियरिंग लगी है। तो जितना एनर्जी रनर के पास पहुंचेगा, क्या वो 100% शाफ्ट के पास पहुंचेगा? नहीं, बियरिंग में फिर से तो कुछ ना कुछ लॉसेज होंगी। बियरिंग लगी होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक ना। तो जितना रनर पावर होगा वो सब के सब शाफ्ट पावर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो यहां भी आपको एक ना एक एफिशिएंसी मिलेगी, और उस एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये क्या होगा भाई? शाफ्ट पावर, यानी जितना एनर्जी आपको शाफ्ट में मिला, और अपॉन रनर पावर। रनर पावर का मतलब है जितनी एनर्जी रनर के पास थी। वैसे ही जब हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाला तो पानी ने पावर किसको दिया था? रनर को। तो रनर पावर अपॉन वाटर पावर। अब जरा देखें, रनर पावर हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, किससे? वाटर पावर से। इन द सेम वे शाफ्ट पावर हमेशा छोटा होगा, किससे? रनर पावर से। तो इन दोनों की जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये वैल्यू भी लेस देन 1 होगी, क्योंकि एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से कम होती है। तो ये भी 1 से छोटा होगा और ये भी 1 से छोटा होगा। अगर ओवरऑल निकालें, ओवरऑल का मतलब आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट में आपको क्या मिला? शाफ्ट पावर। ये टरबाइन क्यों लगाया था भाई? शाफ्ट मैकेनिकल एनर्जी के लिए। शाफ्ट पावर को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी अवेलेबल ऑन अ रोटेटिंग शाफ्ट। तो शाफ्ट पावर जो आपको शाफ्ट मिला, और इसी शाफ्ट के ऊपर तो आप क्या लगा देते हैं? जनरेटर लगा देते हैं, जिससे क्या बनती है? बिजली बनती है। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल आउटपुट क्या है प्लांट का? शाफ्ट पावर। और इनपुट में आपने क्या दिया था? वाटर पावर। किसके पावर से चलाया था? वाटर के पावर से। तो वाटर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, ये फाइनली क्या हो जाता है? आउटपुट बटा इनपुट, और यही आपको क्या देता है? ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर आप इसको देखें, इस शाफ्ट पावर को शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, ये हो गया आपका आउटपुट और ये हो गया आपका इनपुट ना। अब जरा देखें, अगर आप इसमें रनर पावर अपॉन रनर पावर से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा। ये शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, ये क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर अपॉन वाटर पावर क्या है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सो इट इज ओवरऑल एफिशिएंसी। शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर क्या है? ये ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी किसका किसका प्रोडक्ट होती है? मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होती है। क्लियर है? एक और भी एफिशिएंसी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या मतलब है भाई, समझें। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है जितना भी वाटर का जो भी वॉल्यूम है जो यहां से निकला जेट के रूप में, क्या ये सब के सब टकराएगा जाके वेन से? नहीं, कुछ ना कुछ पानी क्या होगा, जब ये आगे जाएगा तो कौन सा फ्लो हो रहा होगा हाई वेलोसिटी पे? टर्बुलेंट फ्लो। तो इंटरमिक्सिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ पानी इधर उधर लॉस हो रहा होगा। एक जेट तो जा रहा होगा लेकिन उससे कुछ ना कुछ बूंदे निकल के सीधे कहां गिर रही होगी? टेल रेस के पास नीचे गिर जाती होंगी। ठीक है, तो ये जो इनका जो रेशियो है, ठीक ना, टोटल वाटर सप्लाई टू द वेन्स, बात समझ में आ रही है? जो इसको क्या कर रही हैं? स्ट्राइक कर रही हैं अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल एट द इनलेट। इसका जो रेशियो होगा ये हमको क्या देगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? फिर से समझें, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कब आ रही है? क्योंकि जेट से जितना वाटर निकल रहा है,
क्या वो 100% जा करके इसको स्ट्राइक कर रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ पानी की बूंदे या पानी का हिस्सा बिना इसको टकराए क्या हो जाता है? टेल रेस में चला जाता है। तो एक्चुअल में कितना टकराया और आइडियली हमने उसको कितना दिया था, इन जो वॉल्यूम का रेशियो है इससे हमको क्या मिलता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिलती है। एक्चुअल में कितना वाटर का वॉल्यूम स्ट्राइक कर रहा है और आइडियली या थ्योरेटिकली आपने कितना दिया था। बात समझ में आ रही है? ये भी हमेशा एक्चुअल वैल्यू हमेशा क्या होगी? थ्योरेटिकल से कम होगी, इसलिए एक नई एफिशिएंसी मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज समझने वाली बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ये वाटर पावर। ठीक ना? देखिए, शाफ्ट पावर और रनर पावर तो आप अलग तरीके से, अलग मेथड से निकालेंगे। अगर एक व्हील रोटेट कर रहा है तो उसका कितना पावर है वो हम रनर पावर कहलाता है, और उसके शाफ्ट पे कितनी एनर्जी मिली वो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल एनर्जी या शाफ्ट पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इन सब की शुरुआत किससे हो रही है? वाटर पावर से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर पावर की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि जब तक वाटर पावर नहीं रहेगा आपके पास तब तक आप ये नहीं कह सकते कि रनर पावर कितना होगा और शाफ्ट पावर कितना होगा। ध्यान रहे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वाटर पावर। वाटर पावर से छोटी होगी रनर पावर और रनर पावर से छोटी होगी शाफ्ट पावर। क्लियर है? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर पावर। वाटर की पावर की आपको मालूम होनी चाहिए। तो वाटर का पावर कैसे निकालेंगे भाई? ठीक ना? वाटर का पावर का मतलब है यहां पर वेट ऑफ फ्लूइड, जो यहां पे पानी निकल रहा है उसका वेट कितना है, और उस वेट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे कर दें भाई? हाइट से। और हाइट को हम क्या कहते हैं? हेड। याद कीजिए, यहां पर हमारे पास 3 हेड था। एक ग्रॉस हेड था और एक था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और जब हमने ग्रॉस हेड में से हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को माइनस कर दिया था तो जो चीज बचा था उसको हमने नेट हेड या फिर इफेक्टिव हेड कहा था। और कहते हैं वही हेड कहां पे अवेलेबल होता है? एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट पर जो अवेलेबल हेड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव हेड या फिर नेट हेड। ठीक है? तो हम देखते हैं कि पानी की कितनी मात्रा यहां पे निकल रही है, वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक ना? क्योंकि टकरा कौन रहा है? पानी ही तो टकरा रहा है। तो पानी का कितना वेट टकरा रहा है। अब वजन क्यों ले रहे हैं भाई? वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे हैं? याद कीजिए, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या था? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट कहते हैं। और यहां पर टोटल जो फ्लूइड निकल रहा है उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का आपका डिस्चार्ज है, तो उसे आप किस में कन्वर्ट करोगे? उस 10 मीटर क्यूब का वजन कितना, उसी से तो कन्वर्ट करोगे। वही तो जाके क्या कर रहा है? टकरा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे निकालते हैं इसको, वाटर पावर को? वाटर पावर कैसे निकालेंगे भाई? वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इनटू एच, जहां एच क्या है? नेट हेड और इफेक्टिव हेड। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा हेड होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको? वाटर पावर मिलेगी। ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे पानी स्टोर्ड होगा उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा? हेड बढ़ जाएगा। ठीक है? तो पावर हमेशा डिपेंड करेगी हेड के ऊपर। और कौन से हेड के ऊपर? ग्रॉस हेड के ऊपर नहीं, इफेक्टिव हेड या नेट हेड। ये हमें कब मिलता है? जब ग्रॉस हेड में से हम फ्रिक्शन लॉसेस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्योंकि जो पाइप वहां से यहां तक आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? लॉसेस होंगे। जब उन लॉसेस को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा इफेक्टिव हेड या फिर नेट हेड होगा।
तो उस नेट हेड को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, ठीक ना, पर सेकेंड कितना वेट ब्लेड से आपकी टकरा रही है, यही आपको क्या देगा, वाटर पावर। ठीक है, तो वेट कैसे निकालेंगे भाई, वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, हाँ जी बताइए, वेट ऑफ फ्लूइड ऐसे समझे थोड़ा सा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप मास निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हुआ क्या, मास, ये वैल्यू किसकी है, मास। और वेट हम कैसे निकालते हैं, m इंटू जी। वेट का मतलब क्या हो गया, वेट इज इक्वल टू एम जी। और हमें क्या चाहिए, वेट पर सेकेंड, यही तो चाहिए हमें, क्या चाहिए भाई, वेट पर सेकेंड। तो ये हो गया वेट, और फिर हमको निकालना है वेट पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा m डॉट जी अपॉन सेकेंड। लिख सकते हैं, m की वैल्यू आपको मालूम है, रो एरिया इंटू जी अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये क्या बच जाएगा, रो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। रो एरिया को लिख दिया ए, और ये क्या हो गई, वेलोसिटी इंटू जी। क्लियर है, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रो जी इंटू क्यू, रो जी क्यू। बात समझ में आया। अब देखिए जरा, रो जी को ही आप क्या कहते थे, ओमेगा कहते थे, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसको जब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्चार्ज से, आ गया, डिस्चार्ज हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 kg फ्लूइड के वेट से। तो हमको टोटल फ्लूइड का क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है, टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। क्लियर है, ओमेगा इंटू क्यू, या फिर रो जी इंटू क्यू। क्लियर है। सो वाटर पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी इंटू क्यू, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दें, एच से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है, रो जी क्यू इंटू एच अपॉन, ये तो हमें किस में दे देगा, वाट में। और अगर इसको किससे डिवाइड कर दें, 1000 से, तो ये क्या बन जाएगा, रो जी, अच्छा 1000 से डिवाइड कर दिया ना, तो ये बन गया किलो वाट। अब देखिए वाटर के लिए रो कितना है, 1000। तो जब रो की वैल्यू रखेंगे 1000, तो 1000 और 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली वाटर, सो सिंपली ये क्या होगा, वाटर पावर था ना, वाटर पावर इज इक्वल टू जी क्यू इंटू एच, किलो वाट। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वाटर पावर, जिसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, क्यू हो गया डिस्चार्ज, आपके इस जेट का डिस्चार्ज कितना है, और वो कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां पे वाटर की वेलोसिटी, वाटर की, हाँ जी आशीष, वाटर की वेलोसिटी किससे मेजर करेंगे, हाँ पीटर ट्यूब। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास पहले हमने सीखा है कि वेलोसिटी कैसे मेजर करनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मालूम है, तो हमको Q मिल जाएगा, और H हमारा ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस हमने निकालना सीख लिया है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकल जाएगा हमारे पास, नेट हेड निकल जाएगा, और इस तरीके से निकल जाएगा हमारा वाटर पावर। अब क्लियर है कि जो भी हमारा शाफ्ट पावर निकलेगा उसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, कम होगी, या जो भी रनर पावर होगा उसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी।
अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, रनर पावर कैसे निकालेंगे या शाफ्ट पावर कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इसकी मदद से। दी रहेगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 90% है, 0.9, ठीक ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.9 इज इक्वल टू रनर पावर अपॉन वाटर पावर, तो आपने निकाल ही लिया है, वो यहां वाटर पावर की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकल जाएगा, रनर पावर। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव। आपको गिवन रहेगा कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इतने परसेंट है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इतने परसेंट है, बट ये सब कब कर पाएंगे, जब आप क्या निकाल पाए, वाटर पावर। रेफरेंस पॉइंट क्या है, वाटर पावर। तो आपको वाटर पावर निकालने आना चाहिए। वाटर पावर अगर आपको निकालने आता है और आपको ये एफिशिएंसीज गिवन है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक एक करके सभी को नोट करेंगे, इनको मैं रिटर्न में लिखवाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए नहीं